नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। मुनाफे की मंडी में सबसे पहले आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर जबरदस्त रफ्तार का दौर जारी है। कल हमने देखा था ऊपरी स्तरों पर दबाव भी दिखा, लेकिन वापस से खरीदारी लौटी और आज फिर से यहां पर रफ्तार देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, यही सवाल उठते हैं और कई सारी चिंताएं भी इसके साथ निकल कर आ रही हैं कि आगे इस मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सप्लाई के कंसर्न हैं और साथ ही हाजिर बाजार में प्रीमियम बढ़े हैं, इससे लग रहा है कि आगे बाजार किस तरफ जाएगा। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही नितिन केडिया हैं केडिया फिनकॉप से, और साथ ही भूपेश शर्मा है बीकानेर से, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। दिनेश जी, सबसे पहले चांदी में बताइए सर, चांदी का मार्केट हाजिर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। कल ग्राउंड पे मैं गया था तो वहाँ पर 1,80,000 से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक चांदी बिक रही है। 20 से 40,000 रुपए मैंने खुद से इस दाम पूछे थे रैंडम जाके कुछ स्टोर्स में, उन्होंने इस तरह के भाव बताए हैं। हालांकि अगर आप बेचने जाते हैं तो ये प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा, वो जो प्रिविलेज है सिर्फ खरीदारों के लिए है, तो ये उन्होंने अपने हिसाब से इस तरह की बनाया रखी है। तो क्या लग रहा है, ये जो सर सप्लाई की दिक्कतें हैं, ये वाकई है या कृत्रिम तरीके से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, और जो बुलियन बैंक्स है इसका ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, स्पॉट प्राइस अगर हम देखते तो 2 दिन पहले 22,000 रुपए का प्रीमियम था, प्रीमियम बढ़कर काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो स्पॉट मार्केट में मैड रश सा लगा है, सबको सिल्वर खरीदनी ही है और उसी के चलते प्रीमियम ऐड होता जा रहा है। अगर अहमदाबाद स्पॉट की प्राइसेस की बात भी हम करें तो कल 1,78,000 का वहां स्पॉट था, जबकि फ्यूचर 1,58,000 के आसपास चल रहा है। 20,000 का प्रीमियम तो एमसेक्स स्पॉट भी दिखा रहा है। तो ये एक मैड रश है, मुझे लगता है प्रोबेबली आफ्टर दिवाली या ये मंथ एंड तक ये प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स की भी बात करूं तो अंडरटोन बहुत ज्यादा बुलिश है। प्राइसेस निरंतर डिप लेती है, कल जैसे 1,54,111 का लेवल का लो बनाया, वहां से दोबारा 1,60,700 के आसपास आ चुका है। तो आई थिंक 1,59,400 के आसपास का एक बेस बना के आज के लिए चलेगा। ऊपर में आज का टारगेट मुझे कम से कम 1,64,000 तक का लगता है। तो मोमेंटम जो है बुलिश है और काफी स्ट्रांग है। प्रोबेबली दिवाली हमें 1,68,000 1,70,000 तक देखने मिल सकती है। तो वायदा में भी आपको लग रहा है कि दिवाली तक 1,70,000 तक का भाव दिख सकता है। एक सवाल और दिनेश जी आपसे, कि जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स यहाँ पर, कि अगर आप वायदा में खरीद ले, फिजिकल में माल है तो उसको बेच ले, तो फिर आपके लिए जो गैप है उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर जो डिलीवरी का जो क्वांटम होता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कम होता है, अगर क्या एक्सचेंज में इस लेवल पे बड़े स्केल पे अगर कोई डिलीवरी लेना चाहेगा तो क्या एक्सचेंज इतना तैयार होगा क्या, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव उन्हें भी नहीं होगा? दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल था। अच्छा सर, नॉर्मली जो है जो कटान आती है 5 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है, और मुझे लगता है कि अगर बायर जो है, सेलर जो है, अगर डिलीवरी नहीं दे पाता है तो उसमें करीब करीब 3% की पेनल्टी लगती है। लेकिन स्पॉट प्राइस जो कि यहाँ से 20,000 रुपया ऊपर है, 180 के ऊपर 3%, मतलब वहां से भी करीब करीब 6,000 रुपया, 186 की कटान जो है सेलर को लग सकती है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली एक अलग सा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, जहां स्पॉट में सिल्वर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है और फ्यूचर डिस्काउंट रेट में चल रहा है। आर्बिट्रेज के लिए तो अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, लेकिन डिलीवरी देने के लिए इतना माल है या नहीं, यह देखकर ही अपनी शॉर्ट सेल क्रिएट करना चाहिए। वरना अगर ये ऑब्लिगेशन डिलीवरी का आ जाए और स्पॉट के खिलाड़ी अगर फ्यूचर में डिलीवरी लेने के लिए खड़े हो जाए, तो मुझे लगता है डिलीवरी डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसका अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल में एसेट है तो ये आपने फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन हालांकि डिलीवरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो एक्सचेंज के सोर्सेस से कह रहे हैं कि एक्सचेंज इतनी डिलीवर नहीं कर पाएगी अगर बड़े लेवल पे हुआ है। आमतौर पे कितनी डिलीवरी होती होगी? नितिन जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आमतौर पे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए कितना % डिलीवर करते होंगे वो माल, कितने लोग टेंडर करते होंगे अपने पोजीशन को डिलीवरी के लिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट लास्ट टेंडर पीरियड में बचता है वो तो लगभग 70-80% के आसपास फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मैं एवरेज ओपन इंटरेस्ट लूँ तो एवरेज ओपन इंटरेस्ट का 7 से 8% जो है वो डिलीवरी में कन्वर्ट करना होता है।
मैं यहाँ से एक बात आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि बाजार में एक बहुत र्यूमर चल रही है कि एमसीएक्स में अगर हम पोजीशन सेल करके चलते हैं और अगर मान लीजिए बाजार में माल नहीं मिला तो हम डिफॉल्ट कर देंगे और 3% की पेनल्टी पे कर देंगे। ऐसा नहीं है। मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्पॉट रेट का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी पे करना होता है और साथ में 3% पेनल्टी लगती है। तो कहीं भी इसी अफवाह के सहारे मत आए और उस अफवाह के सहारे आप एमसीएक्स में डिलीवरी करने के लिए सेल करके ना चले, एल्स आप एक शॉर्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। ओके। और दूसरा ये भी कि सर क्या एक्सचेंज के पास इतनी चांदी होगी डिलीवर करने के लिए कि बड़े स्केल पर अगर चांदी डिलीवरी लेना चाहेंगे, पहले तो इतना वो तो अपने औसत के हिसाब से तैयार रहते होंगे, आपको क्या लग रहा है? विश्वनाथ जी, एक्सचेंज जो है वो ना तो डिलीवरी देता है और ना डिलीवरी लेता है। एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर जो है वो मीट होते हैं। एक ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि एक बायर खड़ा है और एक सेलर खड़ा है। अगर वहां पे सेलर जो है वो अपना डिलीवरी इंटेंशन दे देता है कि मेरे को डिलीवरी जो है देनी है, तो लास्ट में जो ओपन इंटरेस्ट बचता है उसके बायर को जो है वो डिलीवरी लेनी पड़ती है। अगर वो नहीं लेता है तो उसके एक्सचेंज के क्लॉज होते हैं, पेनल्टीज होती हैं जो उसको लेनी पड़ती है। तो अगर कहीं भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है तो जो भी सेलर है और जो भी बायर है उनके जो डिलीवरी ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एक्सचेंज का सिस्टम इतना रॉबस्ट है कि वो ऑनर होते ही होते हैं। सर यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होंगे क्या? अगर इस बड़े स्केल पे अगर डिलीवरी की डिमांड यहाँ पर होगी तो जो सेलर होगा, जो डिलीवरी देने वाला होगा, क्या वो डिलीवरी इतनी कर पाएगा? विश्वनाथ जी, ऐसा स्थिति एक दो बार पहले भी आई है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि टेंडर पीरियड स्टार्ट होने के पहले जो बाजार से प्रीमियम डिस्काउंट है वो बढ़ जाता है। सपोज मान लीजिए बाजार में अगर चांदी नहीं है तो जो सेलर है वो वहां से निकलना चाहेगा, तो बायर क्या करता है, उससे बाजार से ज्यादा कमांड करता है। यानी अगर स्पॉट पे अगर चांदी 1,80,000 चल रही है और एमसीएक्स में 1,60,000 है, तो फिर ये तय मान के चलिए कि एमसीएक्स में जो लास्ट 7 दिन होते हैं, मतलब टेंडर पीरियड से 2 दिन पहले, उसमें वो जो डिफरेंस है वो कवर हो जाता है और एमसीएक्स भी फिर 1,80 के ऊपर ही ट्रेड करेगा, तब वो सेलर जो है उसको बायर को निकलने देगा, एल्स नहीं निकलने देगा। ओके। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतने तेजी से बढ़े हैं और लोग लगातार आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी न मिलने के डर से कोई आगे भी नहीं बढ़ रहा है। उनको पता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट होने का भी डर है और मार्जिन बफर पर्याप्त नहीं है। हम सभी जानते हैं 1.5% की मार्जिन हालांकि बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जिस तरह के मार्केट में वॉलेटिलिटी है। और वॉल्ट इन्वेंट्री की स्थिति भी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि वॉल्ट में कितनी इन्वेंट्री यहाँ पर रखी गई है इसके बिहाफ पर। और इसमें ना तो रेगुलेटर की तरफ से कुछ बयान आया है, ना एक्सचेंज की तरफ से इस पर कोई बयान आया है। इस पर कुछ आप कहेंगे क्या नितिन जी? कॉमरिस के अंदर कितना स्टॉक है ये एमसीएक्स की वेबसाइट के ऊपर लाइव दिखता है। अगर आप मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जाएंगे तो वहां पे मार्केट ऑपरेशंस का जो सेक्शन है एमसीएक्स की वेबसाइट पे, उससे आप देख सकते हैं कि कॉमरिस के अंदर कितना बायर का माल और कितना सेलर का माल एमसीएक्स के वॉल्ट्स में जमा है। क्योंकि एमसीएक्स के जो वॉल्ट चार्जेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए जो भी इंपोर्टर्स होते हैं या जो भी ट्रेडर्स होते हैं जिनको वो एमसीएक्स में डिलीवरी करनी या लेनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने वॉल्ट के अंदर जो उनके अपने अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर वो माल रखते हैं और जिस दिन डिलीवरी देनी या लेनी होती है उस दिन वो एक्सचेंज के वॉल्ट का यूज करते हैं। तो ऐसी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। विश्वनाथ जी, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चांदी की कहीं कोई किल्लत नहीं है। जिस तरह से किल्लत पैदा की जा रही है 3-4 विश्व के वर्ल्ड बुलियन बैंक्स द्वारा, जो ये जिन्होंने ये अफवाह फैला दी कि 220 मिलियन सिल्वर जो है वो शॉर्ट है, 500 मिलियन सिल्वर जो है वो ऑलरेडी कॉमेक्स के वॉल्ट में रखी हुई है, जो सिर्फ सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट का वेट कर रही है। जैसे ही सेक्शन 232 की रिजल्ट का रिजल्ट जो है वो चांदी के लिए पॉजिटिव आएगा, ये जो सिल्वर कॉमेक्स के अंदर है ये लंदन फ्लो करना शुरू कर देगी और बाय द टाइम दिवाली जो है वो भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये जितना भी पैनिक बना हुआ है ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट क्रिएटेड बाय 4 और 5 इंटरनेशनल बैंक्स। ओके। तो क्या आपके पास ये भी इस तरह की भी कुछ इंसाइट्स है कि क्या बैंक भी इस मेटल्स या चांदी डिलीवरी करने में डिफॉल्ट कर रहे हैं क्या? विश्वनाथ जी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है हम सारे ट्रेडर्स के लिए। अगर आज की डेट में कोई बाजार में ट्रेडर जो है वो 4 दिन डिले कर देता है अपनी डिलीवरी को, तो बाजार जो है उसको डिफॉल्टर बना देता है, उससे काम करना बंद कर देता है। जो बड़ी बैंकें हैं वो बड़ी बैंकों ने 15 सेंट और 20-25 सेंट्स के प्रीमियम पे अगस्त की लास्ट वीक में या अगस्त के थर्ड वीक में जो सिल्वर बुक करी थी उसकी डिलीवरी वो आज नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जब ये प्रीमियम्स आएंगे बाजार में तब वो ये डिलीवरी ऑनर करेंगे और वही माल 100 सेंट पे या 150 सेंट पे जो है वो इंपोर्टर को दे रहे हैं। तो इसकी वजह से बाजार में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी। और ये मैं यहाँ पे भारतीय बैंकों से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपने 15 सेंट और 25 सेंट में बुक करी थी और आज आपका ग्लोबल सप्लायर जो है
वो आपको चांदी नहीं दे रहा है, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ में? क्योंकि यहाँ पे जो भुक्तभोगी है वो या तो भारतीय ग्राहक है जिसको 20,000 25,000 रुपए का प्रीमियम पे चांदी देनी पड़ रही है, या वो सप्लायर है जिसने यहाँ पे चांदी के ऑर्डर लिए हैं, क्योंकि अपनी साख बचाने के लिए उसे मार्केट में ऊंचे दाम पे चांदी खरीद के जो है वो देनी पड़ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भारतीय होलसेलर हैं, भारतीय ज्वेलर्स हैं, भारतीय ग्राहक है, वो तो लॉस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत पे जो ये अंतरराष्ट्रीय बैंकें हैं, वो सारी की सारी बैंकें जो है वो एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट बना के जा रही है। सर एक सवाल आपसे और नितिन जी, क्योंकि कई जिस तरह की तेजी है इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। सर एक्सचेंजों के पास डिफॉल्ट फंड्स और मार्जिन के बफर होते हैं, लेकिन जो मार्केट में जिस तरह की वॉलिटिलिटी है जो बनाए गए हैं, और ऐसे में कोई भी जो भी एनालिस्ट आता है कोई भी यहाँ पे मंदी की बात नहीं कर रहा है। लीजिंग रेट्स भी बढ़ रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन को रोल ओवर करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया, काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन जो फिजिकल कमी है, जो डिलीवरी की जिम्मेदारियों को कम कर सकता है, इस तरह के डिफॉल्ट बढ़ सकते हैं, क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है क्या? और आगे मार्केट क्या हो सकता है? जो ट्रेड करते हैं यहाँ पर चांदी में, उनके लिए इस जंक्चर पर आके, इस माहौल में आके क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए उनको? देखिए 2013 में जब NSCL का कांड हुआ था, उसके बाद से जो हमारे भारतीय एक्सचेंजेस के अंदर सिस्टम है काफी रोबस्ट कर दिए गए, और सेबी ने आने के बाद विश्वमन जी काफी सारे चेंजेस किए हैं। डेली रिपोर्टिंग होती है, इनफैक्ट अगर 2% 3% गोल्ड या सिल्वर कुछ भी बढ़ घट जाता है तो सेबी रिपोर्ट मंगाता है कि भाई आपके वॉल्ट्स की क्या पोजीशन है, मार्केट की डिस्टॉर्शन की क्या पोजीशन है। और मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटर ने, ये मेरे सोर्सेज के थ्रू मुझे पता है कि रेगुलेटर ने एक्सचेंजेस से जो है वो रिपोर्ट्स मांगी है कि डिलीवरी डिफॉल्ट के लिए जो एक्सचेंज है वो कितना तैयार है। और इसके अलावा भी एक्सचेंज के जो सिस्टम है, चाहे आज जो सबसे बड़ा हमें कंफर्ट फैक्टर है वो ये है कि हमारे जो MCX के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये अहमदाबाद के स्पॉट के साथ जाके मर्ज होते हैं। तो उस केस में क्या है कि डिलीवरी डिफॉल्ट के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वो कहीं भी नहीं बनते। हाँ, लेकिन अगर 15% या 20% के आसपास मान लीजिए किसी भी दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो वो 15 से 20% के लिए हम तैयार नहीं है, और वो कोई भी दुनिया में एक्सचेंज नहीं तैयार हो सकता जहां पे आपके मार्जिन जो लगते हैं, सपोज मान लीजिए 5% मार्जिन है या 10% मार्जिन है, उसके ऊपर गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो कोई भी एक्सचेंज नहीं तैयार है। एल्स क्लियरिंग सिस्टम जो है वो MCX का काफी स्ट्रांग हो चुका है, उसके लिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। जहां तक चांदी की करंट पोजीशन की बात है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने लास्ट वीक भी बोला था, विश्वनाथ जी यहाँ पे 1 मिनट लेके मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे फिर ग्लोबल बैंकों ने बदमाशी करी है। देखिए उन्होंने क्या किया, एक पहले तो सप्लाई क्रंच पैदा किया, फिर इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट और फ्यूचर के ऊपर एक डिस्काउंट बना दिया। पहली बार फ्यूचर को डिस्काउंट में बनाया, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, फ्यूचर बाय करके स्पॉट को सेल किया, और धीरे 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 इस प्रीमियम को 250 से 300 सेंट ले गए। जब ये प्रीमियम 250 से 300 सेंट हो गया तो फ्राइडे को सडनली पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जिसमें बुलियन बैंक्स ने ये बोला कि अगर आप सेल साइड में हो स्पॉट के अंदर तो भी आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे, जबकि स्पॉट मार्केट के अंदर या OTC मार्केट के अंदर अगर आप सेल साइड में होते हो तो आपको स्वैप चार्जेस मिलते हैं। लेकिन सिल्वर में ऐसा $1,500 का उन्होंने स्वैप लगा दिया। तो ये जो $1,500 का जब स्वैप लग गया तो ये अनवायबल हो गया कि मैं दिसंबर तक अपनी जो स्पॉट फ्यूचर की पोजीशन है उसको खड़ा रखूं, और लोगों को लॉस में ये पोजीशन काटनी पड़ी। तो ये जो लॉस था ये $250-300 से आज आप देखेंगे ये प्रीमियम घट के एक 100 सेंट्स के आसपास आ चुका है या इसके भी नीचे आ चुका। तो ये टोटली जो है बुलियन बैंक्स ने इसको मैनेज कर रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी तरीके से ये आर्टिफिशियल है, और इसमें एक बहुत बड़ा बुलियन बैंक्स का इंटरनेशनल लेवल पे स्कैम इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि ये 10 दिन की और बात है, 10-12 दिन बाद जैसे दिवाली बीतेगी और US में सेक्शन 232 के इन्वेस्टिगेशंस जो है वो रिवील हो जाएंगे, और जिसमें ये शामिल हो जाएगा कि सिल्वर को के इंपोर्ट को लेके US को कोई नेशनल थ्रेट नहीं है, तो उसके बाद ये वापस US से कॉमेक्स से लंदन जो है चांदी वापस फ्लो करना शुरू कर देगी। और एक बार वो चांदी फ्लो करना शुरू कर देगी तो हम लीज रेट्स भी कम होते हुए देखेंगे, हम प्रीमियम्स भी कम होते हुए देखेंगे, और हम देखेंगे कि बाय द मिड नवंबर 15 नवंबर तक ये जो प्रीमियम्स है ये नॉर्मल हो जाएंगे। रही तेजी मंदी की बात, देखिए बाजार अभी तेज है, 48 सेंट से लेके 53.5 सेंट्स की जो रेंज है वो सिल्वर में बनी रहेगी। वोलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है, 10 से 15% की वोलेटिलिटी एनी साइड आएगी। तो ट्रेडर्स जो इतनी वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वही डेरिवेटिव मार्केट में MCX के अंदर काम करें। अगर आप उस वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो आपको फिजिकल मार्केट में आना चाहिए, लेकिन चूंकि फिजिकल मार्केट के प्रीमियम्स जो है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुके हैं, तो फिर आपको जो ETFs इस समय सिल्वर के अंदर परमिशन दे रहे हैं या सिल्वर 20 है, आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। विश्वमन जी।
हमारी तरफ से यही सलाह दी जा रही है कि इस तरह के वॉलेटाइल माहौल में आप दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। 15 दिन 20 दिन रुक जाए, उसके बाद वापस से आप एंट्री कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर इसी तरह से फिजिकल में और वायदा में, डेरिवेटिव में अंतर बना रहा तो एमसीएक्स को या तो मजबूरी से कीमतों को वहाँ पर मिलान करनी पड़ेगी या डिफॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। ये सवाल तो उठते ही हैं और किसी भी स्थिति में निवेशकों के लिए खतरा है, जोखिम है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। आप बताइए भूपेश जी, आपकी राय क्या है? चांदी में क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। अगर चांदी की बात करें तो चांदी में देखिए, मैं लगातार आपके चैनल पर 1,02,000 से लेकर और अभी 1,62,000 का भाव हो गया, एक बार भी शॉर्ट कॉल नहीं दिया और बार बार बोला है कि कृपया भाव देखकर चांदी ना बेचें। ये बात मैं आज भी लागू करूंगा कि कृपया भाव देखकर चांदी ना बेचें। कहीं भी कोई गिरावट आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि चांदी 1,54 अभी नहीं तोड़नी चाहिए आसानी से। और अगर आज की बात करें तो बाजार में 1,60 और 1,59,500 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,59,100 का स्टॉप लॉस रहेगा उसके नीचे का। इसमें 1,62,500, 1,64,500 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। है 1,61,500 के टारगेट के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन जिसकी रिस्क एपेटाइट है उसी इस मार्केट में अब यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शंस भी आपके पास विकल्प है, ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं। गोल्ड पर नितिन जी क्या लग रहा है? एक छोटा जवाब दे दीजिए, वक्त कम है। अब गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? विश्वनाथ जी, गोल्ड में मुझे लगता है कि $4,500 का जो भाव है ये हमें 12 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा और वोलेटिलिटी डाउन साइड में भी रहेगी। अगर 3950 से लेके 4050 तक के लेवल्स का जोन किसी भी डिप में आता है तो वहां पे बाय करके चले। 4,500 4,600 के लेवल अगले 10 दिन में मिल जाएंगे देखने को। जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी, मुझसे प्रश्न है? जी जी जी, 1,26,850 ये लेवल है। मुझे लगता है प्रोबेबली इस लेवल से मार्केट दोबारा घूम सकता है। 1,26,850 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड बाय करना चाहिए। ऊपर का लेवल करीब करीब 1,27,550 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 1,26,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। भूपेश जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी सर, मुझे गोल्ड नीचे में 1,26,400 से 300 के बीच लेना समझ आता है, जिसका स्टॉप लॉस 1,25,900 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 1,27,200 और 1,28,300 तक के भाव संभावित रहेंगे। ओके, तो ये राय है सोने चांदी को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले नितिन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला और ये मार्केट में जो कॉम्प्लिकेशंस है समझ रही है। लेकिन जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि हाजिर में गोल्ड ही, सिल्वर ही नहीं, गोल्ड में भी प्रीमियम चल रहा है। खुद मैं मार्केट में देख कर आया, वहाँ पर भी 2 से 5,000 रुपये तक के प्रीमियम चल रहे हैं। और ये जो फ्रेंजनेस है मार्केट में, जो आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, ये कुछ समय के लिए, इसलिए आप इसमें अचानक से ना कूदें। ज़रूरी की खरीदारी हो वही आप करें, ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और कमोडिटी पे और हल्दी की भी एक रिपोर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि हल्दी में जो अचानक तेजी लौटी है, इसके पीछे क्या वजह है और आगे क्या हो सकता है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल हफ्ते भर में 6% से ज़्यादा टूट चुका है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उनके बयान आए हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है क्रूड का, वो ओवर सप्लाई की स्थिति में जा रहा है। सोमानी जी, क्या लग रहा है, कच्चा तेल फिर से और कमज़ोर हो सकता है? ऑलरेडी 6% से ज़्यादा दाम गिर गए हैं, और गिरावट दिख रही है आपको? मुझे एक दायरा था 5400 से 5800, ये दायरे में बार बार ट्रेड कर रहा था और करीब करीब 20 से 25 दिन इस दायरे में उसने निकाले। 5400 का लेवल इसने ब्रेक किया है और नीचे में 5180 तक के लेवल हमें देखने मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अब कमजोरी इसमें बिल्कुल जायज है। टेक्निकली भी वीक है, फंडामेंटली डिमांड जो है ये बहुत कमजोर और सप्लाई इसमें निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहां से, अगर यहां से 40 से 50 रुपया ऊपर, मतलब 5240-50 के आसपास अगर क्रूड आता है तो वहां एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 5120 का लेवल डाउन साइड ये दिखा सकता है। 5305 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। आपके लिए कच्चे तेल में ट्रेड के लिए। आप बताइए भूपेश जी, आपके पास कोई ऑप्शंस में ट्रेड है या फ्यूचर्स में ही? जी सर, मेरी फ्यूचर में वेरी शॉर्ट टर्म आज के लिए दोनों ट्रेड देना चाहूंगा। करंट भाव 5184 पर क्रूड ऑयल में खरीदारी करी जा सकती है। 5160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 523040 के लक्ष्य रहेंगे और 523040 पर बिकवाली करें, जिसका स्टॉप लॉस 5270 के ऊपर का होगा। नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का होगा, नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। 5230 40 के ऊपर का हो
हल्दी की बात कर लेते हैं क्योंकि हल्दी में काफ़ी हलचल दिख रही है। दिसंबर का वायदा 14,000 रुपये के ऊपर आ चुका है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी के कारोबारी है। पूनम जी, आप इस तेजी के पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या महाराष्ट्र में फसलों को जो नुकसान हुआ है सितंबर की बारिश से, उस वजह से, या कोई और वजह? बैलेंस शीट टाइट दिख रही है आपको? अभी जो फिलहाल में अभी की जो तेजी है सब ये 2-3 महीने से डोमेस्टिक डिमांड काफी पुअर थी, और अभी ये जो फेस्टिवल का जो डिमांड निकली है तो हर सेंटरों से काफी अच्छी मांग है। इसके वजह से जो तुरंत में जो तेजी आई है उसका कारण ये है, अगर अप्रैल की तेजी का आप जो बोल रहे हैं वो अभी महाराष्ट्र में फसल का काफी नुकसान हुआ है। वो पूरा अनुमान तो निकला नहीं है, परंतु लोगों के दिमाग में ये जरूर है कि 30 से 35% की फसल को नुकसान हो सकता है। इसके वजह से सबका ध्यान तुरंत अप्रैल में भी तेजी का बन गया है, और तेजी में काफी एनसीडीएक्स में भी तेजी काफी काम हुआ है। मेन कारण वही है कि फसल की जो खराब होने की रिपोर्ट है उससे सबका ध्यान तेजी की तरफ जा रहा है। आगे कितनी तेजी आपको यहां से लग रही है, और बैलेंस शीट की आपका प्रोजेक्शन क्या है बैलेंस शीट को लेकर सर? अभी फिलहाल जो जनवरी तक इसमें 1,000-1,500 रुपए बढ़ने की चांसेस है। हाँ हाँ। आगे की तो क्योंकि हमारा निजामाबाद का क्रॉप 15 जनवरी के पास नया माल आना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वालिटी कैसी आएगी और क्वांटिटी कैसी रहेगी। तो आगे की तेजी अप्रैल का तो अभी नहीं बोल सकते, परंतु फिलहाल इसमें 1,000-1,500 की तेजी तुरंत में दिख रही है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। चलिए हम नॉन एग्री में बेस मेटल्स पे एक राय ले लेते हैं। सोमानी जी, मेटल्स में आज तो सुस्ती दिख रही है, लेकिन क्या ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है? क्या पसंद है आपको, कॉपर या जिंक? जी बिल्कुल, खास करके कॉपर की मैं बात कहूंगा कि ये नीचे में अभी जो ऊपर के लेवल से थे करीब करीब 1,025 का हाई बनाया, वहां से 963 का लो बना के इसने शार्प रिकवरी करके 1,011 का लेवल आया है। आज अगर ये 990-995 का रेंज, ये 5 रुपए का रेंज इसलिए दे रहा हूं मैं कि वोलेटिलिटी कम से कम 5% की है, तो 990-995 की रेंज में कॉपर अगर मिलता है तो वहां खरीदारी की जा सकती है। 1,012 का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है, और स्टॉप लॉस जो है मुझे 982 का मेंटेन करना चाहिए। तो क्या पसंद है भूपेश जी बेस मेटल्स में? जी, बेस मेटल में मैं जिंक के साथ जाना चाहूंगा। 290 का दाम है, करंट भाव पर भी खरीद सकते हैं। 289 मिलता है तो वहां भी खरीदारी करनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 287 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य इसमें 295 और 297 तक के रहेंगे। और जो लोग थोड़ा एग्रेसिव हैं वे लोग करंट भाव पर कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। 92 का स्टॉप लॉस लगाकर। इसका लक्ष्य रहेगा 1006 और ऊपर में रहेगा 1013। एग्री के बाद वापस से एग्री की तरफ जाते हैं और ग्वार पर बात कर लेते हैं। सोमानी जी, ग्वार को लेकर नई रिपोर्ट क्या है? मोमेंटम तो अच्छा बना था, लेकिन कल फिर से मुनाफा वसूली और आज हल्की तेजी दिख रही है। क्या होगा सर ग्वार में आगे? हम देखा था 4% का सर्किट लगा था और वॉल्यूम बहुत ही शानदार था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक फ्रेश एंट्री इसमें जरूर आई है, और प्रोबेबली इस एंट्री को ये दिवाली तक के एक अच्छा मौका मिल सकता है ग्वार को आगे बढ़ाने के लिए। 4950 का एक बढ़िया लेवल है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 5100 के लेवल हमें दिवाली के मुहूर्त में देखने मिल सकते हैं। 4875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मुझे लगता है ग्वारगम ग्वार सीट दोनों स्ट्रॉन्ग काउंटर निकल कर आ सकते हैं अगले 8 से 10 दिन के दायरे में। आपका टारगेट क्या है? 10 सेकेंड में बता दीजिएगा भूपेश जी ग्वार सीट का। जी, ग्वार में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है परसों। मुझे लगता है ग्वार में करंट भाव पर भी खरीदारी करें, या 25 पॉइंट नीचे आता है तो वहां भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4,900 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। 5,020, 5,070 के टारगेट रहेंगे। पोजिशनली मुझे लगता है 5,250 तक संभावित रहेगा। एक्सपर्ट को लगता है कि यहाँ पे तेजी लगेगी और 5100 से 5200 तक के टारगेट भी अब निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।